Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। भाई क्वांटमैनिया की एंडिंग बहुत ही मिस्टीरियस है। जो नॉर्मल ऑडियंस है या जो लोग अभी भी मार्वल की मूवीज देखना शुरू हुए हैं, उन्हें शायद मार्वल के फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो डाई हार्ड मार्वल फैंस हैं सिर्फ वही जानते हैं कि मार्वल कच्ची गोलियां नहीं खेलता। इस कॉन्वर्सेशन में शी हल्क को साइड पर कर दो और आज हम क्वांटमैनिया की एंडिंग का ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के सीन को देखते हुए मुझे हॉनेस्टली बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि ये सीन पूरी मूवी में से सबसे मिस्टीरियस है। I mean, जिस तरह से कैसी ने स्कॉट और होप को इतनी आसानी से क्वांटम रेलम से बाहर निकाल लिया और स्कॉट की जिंदगी कैंग जैसे हरामी से मिलने के बाद भी इतनी नॉर्मल है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये सब इतनी आसानी से हो गया जैसे किसी ने इन्हें ये सब खुद करने दिया, और ये सब जैनेट की वजह से हुआ। यहाँ जब जैनेट क्वांटम रेलम से बाहर निकलने के लिए कैंग के मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाले डिवाइस को एक्टिवेट कर रही है, तब यहाँ पर टाइम की ब्रांचेस दिखती हैं। I mean समय रेखा, जो हमने लोकी के एपिसोड 6 में देखी थी। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस डिफरेंट टाइमलाइन में पोर्टल खोलता है, ना कि क्वांटम रियल्म से बाहर की मेन टाइमलाइन में। और शायद उस टाइमलाइन के हैंक पिम, जैनेट वैन डाइन, होप वैन डाइन, स्कॉट लैंग और कैसी मर चुके हैं, और फिर कैंग को हराने के बाद स्कॉट और होप बाहर आ जाते हैं। लेकिन अचानक स्कॉट फिर से मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन की तरह चल फिर रहा है और खुद से बातें कर रहा है। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग वाले सीन में पता चलता है कि स्कॉट जो भी बोल रहा है वो सब स्कॉट की बुक में लिखा है, जो स्कॉट ने रिलीज की है। लेकिन एंडिंग वाले सीन में ये सब स्कॉट के दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले स्कॉट जाता है इस कैफे में जहाँ से वो रोज कॉफी लेता है, और कैफे ओनर रूबेन, जो स्कॉट को स्पाइडरमैन समझता था, उसे अब पता है स्कॉट कीड़ा मैन है, इसलिए वो स्कॉट को कॉफी फ्री में नहीं देता। और फिर स्कॉट जाता है बास्किन एंड रॉबिन्स, जहाँ का मैनेजर कैसी के बर्थडे के लिए खुद केक बनाता है, और वो कहता है मैंने 1997 से केक नहीं बनाया। अब क्योंकि हम जानते हैं यहाँ कैंग वाला चक्कर है, इसलिए 1997 भी इम्पोर्टेंट है। 1997 में दी एवेंजर्स कॉमिक के इशू 2 और 3 में कैंग द कॉन्करर दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसका मतलब कैंग वापस आ रहा है अपनी फुल फॉर्म में। और फिर स्कॉट बाहर आता है और फिर से अपने मन में बोलता है, कोई टाइम था जब मुझे बास्किन एंड रॉबिन्स वालों ने निकाल दिया था, लेकिन आज मैं एक टाइम ट्रैवलिंग स्पेस किंग से लड़कर आया। और फिर स्कॉट को रियलाइज होता है कि कैंग ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर वो बाहर ना निकला तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर स्कॉट को पता चलता है कि उसने कैंग को मारकर गलती कर दी, और सीन हैप्पी से डार्क हो जाता है। कुछ अजीब तो जरूर है, जिस तरह यहाँ एक एंटमैन की ड्राइंग बनी हुई है, और इस तरह के आर्ट एंड गेम के बाद वाली मूवीज में हमें देखने को मिले, जो मरे हुए एवेंजर्स के लिए एक ट्रिब्यूट है। और इन लोगों के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि स्कॉट को देखकर एक्साइटेड नहीं है, बल्कि शॉक्ड है, जैसे कोई मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया हो। और कैंग के कलर्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जैसे बहुत सारा पर्पल, जैसे ये लेडीज, और इस सीन में ग्रीन और पर्पल की कॉन्ट्रास्ट आ रही है। और बर्थडे डिनर वाले सीन में पर्पल बलून्स और ग्रीन केक। पर्पल और ग्रीन है उस सूट के कलर्स जो कैंग पहनता है। मीन स्कॉट हर जगह कैंग को ही देख रहा है, जैसे ये कैंग की डिजाइन की गई मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में ग्लिच होने का सबूत है ये कपल, जो एक सेकंड पहले ही स्कॉट के सामने से निकले थे। यकीन नहीं हो रहा, बट ये एक लूप है, इट्स अ लूप। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे यार, कुछ मूवीज में ऐसे एक्स्ट्रास होते हैं जो बार बार चलते फिरते कैप्चर हो जाते हैं, बट नहीं, यहाँ जानबूझकर इन पर फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से इस सीन को एडिट किया गया है, इसका एक ही कारण है कि हम ये सब नोटिस कर पाए। अगेन आदमी ने पहना है डार्क पर्पल और औरत ने ग्रीन, और ये सब देखकर एक ही बात समझ आ रही है कि स्कॉट के दिल में जिस बात का डर है वो बात असलियत है। स्कॉट और पूरी फैमिली उस टाइमलाइन में वापस ही नहीं गए जिस टाइमलाइन से ये बिलोंग करते थे। ये एक न्यू टाइमलाइन है जिसे कैंग डायनेस्टी कंट्रोल कर रही है। डायनेस्टी वर्ड का मतलब अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, डायनेस्टी एक खानदान को कहते हैं जो मिलकर पूरी दुनिया पर राज करता है। तो ये कैंग डायनेस्टी अब इकट्ठा हो चुकी है बेदखल किए हुए कैंग की डेथ के बाद, और स्कॉट के साथ सब वैसा ही हो रहा है जैसे वांडा विजन में होता है। सबको शक होता है, लेकिन अचानक से वो अपने कैरेक्टर में वापस आ जाते हैं। अब शायद स्कॉट के होश तब उड़ेंगे जब हिस्ट्री की बुक्स में उसे विक्टर टाइमली की फोटोज दिखेंगी, या जब वो मिस्टर ग्रेफन, जो कैंग इंटरप्राइजेस का CEO है, उसकी शक्ल देखेगा, जो कैंग का वेरिएंट है, जिसने स्टार्क टावर को खरीदकर कैंग टावर का नाम दे दिया। हर सीन जो इस मूवी के एंड में दिख रहा है वो कैंग डायनेस्टी को दर्शा रहा है। मेरे चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।